Hello everyone. After a long break, I came up with a new topic that is career in law after 12th or graduation. So there are so many students and the parents are confused in this regarding that which one is better and what are the benefit of these two courses after graduation as well as after 12th. So today we will discuss everything about these two courses that if you want to opt for the law, and there are detailing advice which I have covered with these slides of the presentations, right? So we'll cover one by one कि एग्जैक्टली इसके अंदर होता है क्या है। जिसको लो करना है उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि अगर ट्वेल्थ की बात करना है तो रहेगा, या तो उनको क्या करना पड़ेगा। 11th 12th में जैसे हम 10th के बाद डिसाइड करते हैं कि हमको साइंस करना है, कॉमर्स करना है या तो आर्ट्स करना है, वॉट एवर जो भी करना है उसका हम डिसाइड कर देते हैं। वैसे ही इसके अंदर हमको पहले से डिसाइड करना होता है कि अगर 12th की बात करना है तो, बट ग्रेजुएशन की बात करना है देन इट इज़ ओपन फॉर ऑल that you can do after graduation laws in the any law colleges in Gujarat as well as in India, right? आप कोई भी जगह पे जहाँ पे एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे यूजीसी मान्य है, जहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता दी गई है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो वो आपको देखना ज़रूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि वाई लॉ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। जब भी आप लॉ करना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि वाई लॉ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द background of lawyers, judges, right, in the legal firms. So they will supposed to their hereditary business and their उनका पेटी नाम हम बोल सकते हैं उनका चल रहा है, तो उनको भी ऐसा है कि भाई हम लॉ करें, राइट। तो so many reasons are there, they if someone want to do a law that they may be ऐसी कोई सिचुएशन आई है वहाँ पे, वो क्या है कि उनको ऐसा है कि लॉ के बारे में पता नहीं है, नहीं तो उनको करना है, ठीक है। कि इसके लिए सबसे पहले कि लॉ के बारे में जाना है तो उसके अंदर इट्स ए वाइड सब्जेक्ट, राइट। सो उसके अंदर जाने के लिए आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि जाके सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है, बट यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ एंड योर इन योर पर्सनल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और वी कैन से दैट। तो उसके अंदर आपको ये करना है। फिर प्री प्लानिंग की जो मैंने बात की कि अगर आपको 12वीं के बाद करना है तो आपको उसके अंदर आपको प्री प्लानिंग करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्री प्लानिंग नहीं है और आपका दिमाग पहले से वो फील्ड में अटैच नहीं हो रहा है तो आप वैसे ही डिग्री लेके क्या करोगे। करना है तो एक अच्छे से लो पढ़ो, 3 इयर्स कर रहे हैं या 5 इयर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आएगा। जैसे कि प्री प्लानिंग ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम्स होती है, जो एग्ज़ाम्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है 12th के लिए। अगर 12th की बात करना चाहते हो तो क्लेट जैसे एग्ज़ाम आती है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेलिंग में, ठीक है। आगे नाउ हाउ इज़ द फ्यूचर इन लॉ। किसी को बहुत ऐसे एक्सक्यूज़ रहते हैं कि फ्यूचर्स में क्या रहेगा, एडवोकेट ही बनेंगे ना। क्योंकि एडवोकेट बनते तो है ही, उसके साथ साथ उनका फ्यूचर भी ब्राइट है अगर वो इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं और उसके अंदर अगर वो आगे बढ़ते हैं। तो सो मेनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एज वेल एज सो मेनी प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज, राइट, so they are hiring a legal advisor as well as. So there are so many branches in India as well as in the all over world that you can apply your knowledge, your experiences and your abilities in the law, right. So that will be helpful to you.
तो ये ज़रूरी है कि आपको वहाँ पे ये हेल्पफुल होगा। अब हम देखें कि इनका डिफरेंस एग्जैक्टली क्या होता है। मैं थोड़ा फटाफट जाऊंगा इसमें, उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों डिग्रीज आर इक्वलेंट, राइट। इसमें अगर ट्वेल्थ के पास आप ट्वेल्थ कर रहे हो तो भी इतना इम्पोर्टेंट, बट वहाँ पे आपको क्या है कि ज़्यादातर आप ट्वेल्थ की बात करते हैं, वहाँ की बता दूँ मैं पहले बात, तो वहाँ पे क्लेट की एग्ज़ाम आती है जिसके बेसिस पर आप 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। मीडियम इंग्लिश ही रहता है उसके अंदर, आपको हिंदी का मीडियम नहीं आता है वहाँ पे। तो आपको ये भी देखना है, अगर आप 5 इयर्स लो कर रहे हो ट्वेल्थ के बाद, तो इंग्लिश में आपका कैसा पावरफुल है, या तो आप कितने आगे बढ़ोगे इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लो, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज है, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन इट विल बी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर यू इन द applying the knowledge and the interpreting the sentences as well as applying in the court, right? तो ये ज़रूरी है मीडियम ऑफ इंग्लिश, राइट। सो वेरी फ्यू कॉलेजेस आर running the course of 5 years LLB, so integrated course in the different branches as well as. So from the beginning you will get the knowledge about the law from the first semester, that there are so many extracurricular activities is there, so you can focus on the both side as well as theory as well as in the practical aspects. So you will get in the 5 years 2 degree, like if you want to do after 12th, that BCom LLB, BA LLB, BSW LLB, right, that all LLB, BBA LLB also is there. So many specializations in their 5 years integrated course are there. So that is very good thing that if you opt for the after 12th. इन अगर ग्रेजुएशन के बाद की बात करें तो हम बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएसडब्ल्यू जो भी कर रहे हैं उसके बाद कर रहे हैं, तो वो भी 6 साल का हो जाएगा, वो 5 इयर्स 1 साल का बेनिफिट रहता है, बट देर आर इक्वलेंट, ठीक है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं रहता है, जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड से रहता है। वहाँ पे कोई कॉलेज एग्ज़ाम ले रही है तो ठीक है, नहीं ले रही तो वो अपने मेरिट बेस पे, या तो उनका जितनी फील्ड स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, या तो जितने सीट्स है उसके बेसिस पे वो लोग फिलअप करते हैं। तो वहाँ पे मीडियम आपको मिल जाएगा कि गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश अकॉर्डिंग टू योर स्टेट लैंग्वेज, जो भी स्टेट में जो चल रही है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कई कई बार क्या होता है कि नेशनल इम्पोर्टेंस दिया जाता है हिंदी या तो इंग्लिश को, ठीक है। तो क्योंकि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी लैंग्वेज ज़्यादातर इंग्लिश में, जो हमारे पिटिशंस होते हैं या तो जो भी केस फाइल होते हैं वो वहाँ पे इंग्लिश में चलते हैं। तो आपको 2 बैचलर डिग्री मिलेगी इसके बेसिस पे, ठीक है, जो 6 ईयर्स में होगी। और कोई प्रॉपर फोकस एरिया हम नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल में हम जो पढ़ रहे हैं वो हम इसमें डिटेलिंग में जाते हैं, उसमें इतने सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाते हैं जो मोस्टली कवर होने चाहिए। और ये 3 इयर्स में इतने जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपके क्या होते हैं कि लिमिटेड हो जाते हैं, और वो जो चलते हैं वो चलाते हैं। फिर इसमें आपको ज़्यादातर थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में गवर्नमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो बोलती है, पर कई कई बार क्या होती है कि बहुत लेकिंग होती है, लोग फिर शॉर्ट ऑफ स्टाफ्स होते हैं। फिर आपको आगे के लिए करियर गाइडेंस के लिए भी कोई अच्छे से प्रॉपर मार्गदर्शक नहीं होता है। तो ये दिक्कतें वहाँ पे आती है आपको 3 इयर्स LLB में। अब हम देखने जाए कि भाई गुजरात में स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट गुजरात, then in Gujarat there are so many universities are there right now. So first of all we can say that Gandhinagar National Law University is there, one of the national law universities in Gujarat that has been established in 2003. Later on an Institute of Law, Nirma University is there, Raksha Shakti University also is there. Also this is going to be a Rashtriya Shakti University, so it bill has been not pending, it's passed recently, right? So it's come to known as Rashtriya Raksha Shakti University. So Gujarat University is there, Maharaja Sayaji Rao Gaikwad University is in Baroda, Parel University in Baroda, Navratna University is in Baroda, Sada Patel University is in Vallabh Vidyanagar, and Marwari University is in the Rajkot, Karnavati University in Ahmedabad, HNGU in Patan, Gokul University is in Sidhpur, Oro University is in Surat, and Veer Narmada South Gujarat University is in Surat, as well as CBM University is in Vidyanagar.
So these all are the university which you can go for the 5 years integrated course as well as 3 years LLB course. So the Gandhiji National Law University is most eminent university in our state, in Gujarat specifically. So every some like in Rajasthan there is a National Law University, right, in the Jaipur, Jodhpur. So likewise in the other states also there are some national law university has been established in the Bhopal as well as Bangalore, Nalsar, right? So the Delhi. So that is a national university which is very important, and it gives you a very wide knowledge as well as in 5 years integrated will help you to give the good outcome, after 5 years. अब इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं बहुत सारे आफ्टर LLB LLM करना चाहते हैं, तो उसमें भी दुविधा होती है कि भाई LLM 1 ईयर का हो या 2 इयर्स का हो, कौन सा वैलिड है, कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी रिकॉग्नाइज है। तो वो भी सही है कि देखना ज़रूरी है आप कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। LLB में भी वैसा ही कि आप नेशनल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, देन यू विल गेट ए गुड प्लेसमेंट ओवर देयर। सो क्लेट एग्ज़ाम्स भी होती है अगर आपको नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसमें बहुत कम है, गुजरात में भी बहुत कम है, 5-6 यूनिवर्सिटी से वो देती हैं आपको 1 ईयर LLM का कोर्स। ठीक है, और स्पेशलाइजेशंस क्या होते हैं कि आपके डिपेंड्स पे रहते हैं कौन से सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से ऑफर कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड्स रहते हैं। और देखें तो टीयर जो कोर्स है वो भी सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी बोथ आर वैलिड अंडर द UGC एज वेल एज अंडर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। सो 2 इयर्स में कोई एग्ज़ाम कट ऑफ के सिस्टम रहता है, रिजल्ट दिया जाता है, उसके हिसाब से उन लोगों को LLM में भर्ती कर, बहुत लिमिटेड सीट रहती है दोनों में, 20-20 सीट्स, राइट। UGC रिकॉग्नाइज रहती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, ये 2 इयर्स कोर्सेज वाला चल रहा है, 1 ईयर LLM वाला बहुत कम में चल रहा है। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन जैसे मैंने कहा वैसे उसके डिपेंड्स के ऊपर है कि कहाँ पे कैसे चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और कौन सा ऑफर कर रहे हैं वो लोग। नाउ अब आगे की बात करें, अगर कोई किसी को एकेडमिक में जाना है तो हम LLM कर रहे हैं, या तो किसी को पढ़ाई की इच्छा है आगे पढ़ने का, MPhil एंड PhD इन लॉ, तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी आ गए। अभी तो MPhil एंड PhD आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर रहे हैं, 4 साल में वो ख़त्म होता है। ठीक है, आप MPhil कर रहे हैं अगर वो 1 ईयर फुल टाइम कोर्स एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे आर गोइंग टू स्क्रैप MPhil। So PhD is most important for the academic purpose if you want to go under the academic level। So उसके अगर आपको जाना है तो ये ज़रूरी है PhD। तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में चल रही है MPhil जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी है, वहाँ पे एग्ज़ाम कट ऑफ सिस्टम रहती है, आपका इम्पोर्टेंस इन एकेडमिक पर्पज़ में काम आएगा। उसके बाद MPhil करते करते या तो LLM करते करते आप नेट सेट की एग्ज़ाम भी पास कर सकते हो। वो पास करने आफ्टर मास्टर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेट सेट एग्ज़ाम पास करने से आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है या तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, वो आप पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप कोई भी गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसी आती है तो आपको वहाँ पे देते हैं, या तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डिमांड कर रही है भाई इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रखना जरूरी है, आपका पे स्केल अच्छा रहता है। PhD फुल टाइम और पार्ट टाइम आप बोथ कर सकते हैं, आपका स्पेशल जो भी है, जो भी ऑफर हो रही है यूनिवर्सिटी से वो आपको अगर करना है वो कर सकते हैं। पर बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी LLB LLM में जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लेके चले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, और वेरी इजी टू PhD फॉर द इन द फर्दर रिसर्च। सो उसके अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, इंटरव्यू प्रोसेस, वो सब प्रोसेस है जो UGC के अंदर रिलेटेड और उसके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मिनिमम फुल टाइम के लिए 3 इयर्स रहता है, और जो नेट सेट पास है उनको एग्जाम्प्टेड किया जाता है रिटन टेस्ट में। ठीक है, बाकी में नहीं, यानी उनको इंटरव्यू और जो प्रेजेंटेशन वो तो हो गया ही, बट एग्जाम्प्टेड इन द रिटन टेस्ट, उसके अंदर उनको एग्जाम्प्ट किया जाता है, या तो उनको नहीं देते तो भी चलता है।
तो ये एमफिल एंड पीएचडी की बात हो गई। अब उसके आगे अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लिंक में या तो कमेंट में आप लिख। तो ये ज़रूरी है कि करियर इन लॉ जब हम बात कर रहे हैं तो कि भाई आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर डॉक्टरेट एंड सम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन द एकेडमिक, राइट, कि भाई एलएलबी करने के बाद या तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड के बाद हमको आगे पढ़ने का मन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एडवोकेट बनेंगे, राइट, सनद की एग्ज़ाम देंगे वो आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ एलएलबी। कोई लॉ फॉर्म में जाएंगे या तो आप एपीपी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे अप्लाई करोगे, राइट, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज की एग्ज़ाम है, लॉ ऑफिसर की एग्ज़ाम है, लॉ मैनेजर की, लॉ असिस्टेंट, लीगल एडवाइज़र की, या तो लीगल पैनल की, कहीं पे भी है। गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, वो पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मोस्टली होती है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन वाला कोर्स हो गया। यानी एडवोकेट मोस्टली एडवोकेट ही करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, क्योंकि जो कर रहे हो डिग्री जो ले रहे हो वो आप एडवोकेट ही एडवोकेसी करनी है तो आपको इतना इनफ है, ठीक है। अगर इसके आगे आप सोच रहे हो तो आपको फर्दर स्टडी के लिए तो आप एकेडमिक में जाना है, स्पेशली इन एकेडमिक पर्पज़, तो आपको एमफिल पीएचडी करना पड़ेगा, राइट। उसके साथ साथ नेट सेट की एग्ज़ाम जो मैंने की वो भी पास करनी पड़ेगी। तो वो टीचिंग रिसर्च एसोसिएट से आपका पोस्ट दिया जाता है कोई भी यूनिवर्सिटी में, टीचिंग असिस्टेंट्स के होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर। दिस आर द सीक्वेंस दैट यू कैन ऑफ फर्स्टली, राइट। सो स्टेप से उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये करियर इन लॉ है, आप पूरा देख सकते हो कि आप यहीं पे कहीं पे भी अगर कोई रह गया है तो बात ठीक है, नहीं तो पर ये इतना सारा है जो आपको क्लियर कट दिमाग में बताएगा भी कैसे करना है, राइट। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, आपको बेस्ट विशेस। आप अगर लॉ कर रहे हो तो मोस्ट वेलकम, एंड बहुत सारा एक बड़ा सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे तो आपको उसके अंदर डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारा समझने पड़ेंगे कायदे कितने हैं, ठीक है। देर आर सो मैनी एक्ट्स एंड देर आर सो मैनी अमेंडमेंट इन द रिसेंट लॉज and acts, right? So you have to be alert in this course. So alertness will help you a good um, futures. Thank you very much. All the best and best wishes to all the students.